आई एम विजय कुमार। मेरा चैनल लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स लेक्चर समझ आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर्स के सीक्वेंस में नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस लेक्चर में आपको बताऊंगा ओपोइड्स के इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इफेक्ट्स सीएनएस के ऊपर जो है इसके मेन इफेक्ट देखे जाते हैं, बाकी आइज, रेस्पिरेशन और जीआईटी के ऊपर इसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। तो सीएनएस से शुरू करता हूँ। सिडेशन, ड्राउजीनेस, लेथार्जी, एंग्जियोलाइसिस। एंग्जियोलाइसिस एक टर्म जो इसके अंदर नहीं लिख रखी, जो होती है एंग्जियोलाइसिस। लाइसिस मीन्स टूटना, एंग्जियो मीन्स एंजाइटी। बेचैनी को जो खत्म करेगी वो होता है एंग्जियोलाइसिस। तो एंग्जियोलाइसिस ड्रग्स आपसे कोई पूछे तो उसके अंदर आप एंटी डिप्रेसेंट्स तो बताएंगे, लेकिन आप मोर्फिन भी बताएंगे, आप ओपोइड्स भी बताएंगे, चाहे आप ट्रेमाडोल बता रहे हो चाहे फेंटानिल बता रहे हो। लेथार्जी, थकान, एपैथी करते हैं। ये एपैथी को हिंदी में बोलते हैं फर्क ना पड़ना। किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा जब आपने ओपोइड्स ले ली होगी तो आपको शांति जैसी फीलिंग आएगी, जिसे हम बोलते हैं सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी आफ्टर मोर्फिन इनटेक। आइज के ऊपर क्या असर होगा? प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, ये तो मायोटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, तो मायोसिस होगी। रेस्पिरेशन की मैं बात कर लूँ तो ये जितनी भी ओपोइड्स होती हैं ये एसिटाइल कोलिन का जो लेवल है उसको बढ़ाती हैं बाय इनहिबिटिंग कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। आप ध्यान से सुनिए, ये कोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम है इसको ये इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ेगा तो ये हमारी मोटिलिटी डिक्रीज करती है किसी भी ऑर्गन से रिलेटेड। रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ तो ये डायफ्राम की मोटिलिटी रिड्यूस करेगी, जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, आपका डायफ्राम कम मूव करेगा, जिसकी वजह से आप जो सांस ले रहे हो 12 पर मिनट की उस पे पेस से वो आपका कम होगा, रेस्पिरेटरी आपका धीमा होगा। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों करता है ये? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन ACH रिसेप्टर्स जो बैठे हुए हैं ब्रोंकस की वजह से, जब ACS बॉडी में बढ़ेगी तो उसकी वजह से ब्रोंकस के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। दूसरा ये जो ACH है ये बैठा हुआ है मास्ट सेल के ऊपर भी। जैसे ही ये ACH आया मास्ट सेल के ऊपर लगा, मास्ट सेल के अंदर जो ग्रैन्यूल्स हैं उनके अंदर भरा पड़ा है हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन, ये निकलने शुरू कर देंगे। हिस्टामिन जैसे ही रिलीज होगा, ब्रेडिकाइनिन जैसे ही रिलीज होगा, पेशेंट को होगा अर्टिकेरिया, रैश, हाइपोटेंशन, वेजोडाइलेटरी एक्शन ऑफ ब्रेडिकाइनिन, जिसकी वजह से पेशेंट को होगा हाइपोटेंशन, उसका BP बिल्कुल ही गिर जाएगा। तो रेस्पिरेटरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं GIT। मैंने एक ये चीज़ लिख रखी है, ओपोइड्स प्लस अल्कोहल। अगर किसी आदमी ने ओपोइड के साथ साथ मतलब मोर्फिन या नशे के साथ साथ उसने अल्कोहल भी ले लिया तो वो डेंजरस सिचुएशन है, उसके अंदर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। GIT की मैं बात कर लूँ तो GIT के अंदर वही मोटिलिटी डिक्रीज करनी है तो सबसे पहले असर डलेगा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के ऊपर। जैसे ही पेरिस्टाल्सिस खत्म होगी, जो आपकी स्टूल है वो पड़ा रहेगा GIT के अंदर, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन तो हो जाएगी और वो स्टूल हो जाएगा बिल्कुल डिहाइड्रेटेड, हार्ड डिहाइड्रेटेड स्टूल हो जाएगा, जिसकी वजह से जब आप उसे GIT के अंदर महसूस करेंगे उसकी वजह से होगी आपको नोजिया। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर वोमिटिंग इसीलिए ही आती है क्योंकि उनको हार्ड डिहाइड्रेटेड स्टूल जो है वो रहता है, उनको डिफ़िकल्ट और पेनफुल डिफिकेशन होती है, उनकी भूख भी मिट जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट ऑल्सो, जिसकी वजह से ये डिफ़िकल्ट डिफिकेशन की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मोटिलिटी डिक्रीज होने की वजह से भी, और वो 3 दिनों तक अपना स्टूल पास नहीं कर पाते। तो मैंने GIT भी आपको बता दिया है। इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन, कहाँ यूज़ नहीं करना। हेड इंजरी के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि मोर्फिन जो है वो सीधा ही CSF का लेवल जो है वो बढ़ा देती है। CSF का लेवल बढ़ेगा, उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, जिसे हम बोलते हैं इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन होगी। हालांकि जब हमने सर्वे किया एनिमल्स के अंदर, अलग अलग तरीके के एनिमल्स के अंदर, तो हमने नहीं पाया, बड़ा ही स्लाइट ICP का इंक्रीज हुआ था, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बड़ा ही थोड़ा घटा तो इसीलिए प्रैक्टिकली आज भी मोर्फिन का इस्तेमाल किया जाता है हेड ट्रोमा के अंदर, इंजरी के अंदर, ICU के अंदर जब पेशेंट को डालते हैं। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, आपको स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए ओपोइड्स के अलावा।
अस्थमा की मैं बात करूं तो अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मैं आपको बता चुका हूं, डायफ्राम की मोटिलिटी कम करी जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुआ। दूसरा, एसीएच का लेवल बढ़ाया जिसकी वजह से ब्रोंकस जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो अस्थमा के पेशेंट में तो ये भयंकर है, यूज़ ही मत करो मॉर्फिन को तो। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, हिस्टामिन का रिलीज होगा इस ब्रोंकस के अंदर, जो मास्ट सेल्स है वो हिस्टामिन का रिलीज कर देंगे, ब्रोंकस और चौक हो जाएगी। तो अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। हेड इंजरी के पेशेंट्स के अंदर प्रैक्टिकली आज भी इस्तेमाल होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ओपोइड्स की टॉलरेंस और डिपेंडेंस दोनों ही। थैंक यू।